नमस्कार जय हिंद साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मस्ती स्टडी चैनल में। तो देखिए, आज आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर 2022 या 2023 के जो राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है, उसमें से हमने इसमें आपको तो विशेष सूची में हमने बता दिया है क्या पढ़ना है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। जो आप अभी तक इसको नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बच्चा मतलब कि जो भी है उनको पढ़ने में मतलब कि याद करने में सीरीज़ नहीं उपलब्ध है। तो भाई सीरीज़ छोड़िए, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको ज़रूर इसमें से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो कंटिन्यू देखिएगा आपका, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। हमारा पहला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का शुरू एवं अंत राज्य से होता है। तो किसने कहा था? तो ये पहला ऑप्शन दिया है गेटेल, दूसरा ऑप्शन दिया है गेरिस, और तीसरा ऑप्शन दिया है बर्टलसील, और चौथा ऑप्शन दिया है गार्नर। तो आपका पहला क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। गेरिस महोदय ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का शुरू एवं अंत राज्य से होता है। क्या? राज्य से होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान, क्या निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं मानते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्टीन, ठीक है। जो स्टीन है वही कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया जाए। तो कह रहा है कि सीले राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से किससे संबंध मानते हैं? तो सीले महोदय जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध मानते हैं? पहला ऑप्शन दिया है राज्य, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्ति से, और तीसरा ऑप्शन दिया है सरकार से, या चौथा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ से, ठीक है। तो जो सीले महोदय थे तो वो राजनीतिक विज्ञान को सरकार से, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, सरकार से संबंध मानते थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान, क्या राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार, राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। यह परिभाषा किसकी है? क्या यह परिभाषा किसकी है? ठीक है। तो यह परिभाषा दिए हैं गिल क्राइस्ट। कौन? गिल क्राइस्ट महोदय ने यह परिभाषा दिया था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से क्या है? संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है उसमें निम्न में से कौन सी एक व्यवस्था है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है वैज्ञानिकता, और दूसरा दिया है तटस्थता, और तीसरा ऑप्शन दिया है मूल्य परकता, और चौथा ऑप्शन दिया है व्यवहारिकता। क्या? व्यवहारिकता। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मूल परकता। क्या? मूल्य परकता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1948 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा बुलाया गया सम्मेलन में राजनीतिक शास्त्रों को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? यानी जब 1948 ईस्वी में यूनेस्को में द्वारा बुलाया गया जो सम्मेलन था उसमें राजनीतिक शास्त्र को क्या नाम दिया गया? ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है राजनीतिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक, या तीसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक दर्शन, या चौथा ऑप्शन दिया है राजनीतिक शास्त्र। तो इन चारों में से कौन सा नाम राजनीतिक विज्ञान को, राजनीतिक शास्त्र को मिला था 1948 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा? तो मिला था आपका राजनीतिक विज्ञान। क्या नाम मिला था? राजनीतिक विज्ञान, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से किस कारण से राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जाता है? क्या? राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से किस कारण से राजनीतिक दर्शन नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है राजनीतिक विज्ञान की कल्पना, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक विज्ञान अस्पष्ट है, तीसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक विज्ञान वकाला दोनों है, या चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, राजनीतिक विज्ञान काल्पनिक है। क्या? राजनीतिक विज्ञान काल्पनिक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि राजनीतिक
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह तो कला में भी एक पिछड़ी कला है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होने की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत दूर है, यानी राजनीतिक जो विज्ञान है उससे विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह तो कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? दिया है मेटरलैंड, दूसरा ऑप्शन दिया है काम्टे, और तीसरा ऑप्शन दिया है वकील, और चौथा ऑप्शन दिया है क्रासमैन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वकील, ऑप्शन नंबर तीसरा वकील। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता है? यानी जो राजनीतिक विज्ञान है उसको निम्न में से ये जो कारण दिए उसमें से कौन सा कारण है जिसे राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता? ठीक है, तो पहला दिया है इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है, दूसरा ऑप्शन दिया है इसके तर्कों में क्रमबद्ध है, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसके निर्णय पर्यवेक्षण के पश्चात एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण के पश्चात एकत्रित किए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें संबंध की विशेषता पाई जाती है। क्या? इसमें संबंध की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या? इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है। क्या? इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से जो फैला हुआ है वो क्या सम्मिलित है? इसमें क्या सम्मिलित है? राजनीतिक विज्ञान विषय क्षेत्र में के अंतर्गत क्या क्या मतलब सम्मिलित है इसमें? राज्यों का पहला ऑप्शन दिया है राज्यों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक संस्था, या ये सभी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये सभी है। क्या? ये सभी है। राज्य का अध्ययन भी है, राजनीतिक सिद्धांत भी है, ठीक है, और राजनीतिक संस्थाएं भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का उदय कब हुआ? जो आधुनिक है, ठीक है, जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उसका उदय कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पे है। कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध से राजनीतिक विज्ञान को उदय माना जाता है, या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, या तीसरा ऑप्शन दिया है दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व, या चौथा ऑप्शन दिया है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। क्या? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात क्या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का उदय माना गया। ठीक है, माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का समर्थक निम्न में से कौन विद्वान है? यानी जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का समर्थन है वो निम्न में से कौन सा विद्वान है जो समर्थक उनको माना जाता है? ठीक है, समर्थक उनको माना जाता है। तो पहला दिया है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन दिया है मार्क्स, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्टीन, और चौथा ऑप्शन दिया है रूसो। तो आपका इसमें से तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कौन? स्टीन महोदय को राजनीतिक विज्ञान का समर्थक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक, यानी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? यानी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला दिया है ऑप्शन ग्राहम वालम, और दूसरा दिया है जॉन लॉक, तीसरा ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, और चौथा ऑप्शन दिया है आर्थर बैलेंटेड। ठीक है, तो जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं ग्राहम वालम, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला नंबर क्या है आपका? सही है। ठीक है, ग्राहम वालम। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वो निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या क्या विशेषता नहीं है? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दिया है मूल्यों पर बल, वैज्ञानिक पद्धति, चौथा ऑप्शन दिया है अंतर शास्त्रीय अध्ययन। जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वो मूल्यों पर बल, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा मूल्यों पर बल पे विशेषता नहीं है इसमें। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में विशेषता कौन सी किस चीज़ की नहीं है? तो मूल्यों पर बल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगला कह रहा है कि राजनीति क्या कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध है। यह कथन निम्न में से किसका है? क्या? राजनीतिक विज्ञान का शक्ति शासन अथवा
सत्ता से संबंध है, यह कथन किसका है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है लास वेल एवं कपलन, और दूसरा ऑप्शन दिया है डेविड स्टीन, और तीसरा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट डहल, और चौथा ऑप्शन दिया है आमंड एन एवं पावेल। ठीक है, आमंड एवं पावेल। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान, क्या राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या शासन अथवा सत्ता से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट डहल का। किसका? रॉबर्ट डहल का। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला, अब देखिए क्या कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों में मूल्य के अधिकारी वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विशेष क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है? क्या राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों में मूल्यों के अधिकार वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विशेष क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं? कौन कौन? पहला ऑप्शन दिया है कैटलिन, दूसरा ऑप्शन दिया है डहल, तीसरा ऑप्शन दिया है स्टर्न, और चौथा ऑप्शन दिया है बेनफील्ड। ठीक है, तो जो राजनीतिक विज्ञान के मूल्य अधिकार वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विशेष क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं? तो वो है स्टेन। कौन है? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा स्टेन। ठीक है, स्टेन। अब देखिए अगला कह रहा है कि ओडगार्ड, क्या ओडगार्ड जो है ओडगार्ड राजनीतिक विज्ञान में निम्न में से किस राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत बताते हैं? जो ओडगार्ड राजनीतिक विज्ञान में निम्न में से किस राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत बताते हैं? पहला ऑप्शन दिया है शक्ति का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दिया है संघर्ष समस्या का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन दिया है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। ठीक है, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, संघर्ष व समस्या का अध्ययन। क्या? संघर्ष और समस्या का अध्ययन, ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और क्या राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो पहला ऑप्शन दिया है लासवेल एवं कल्पनाएं, और दूसरा ऑप्शन दिया है डेविड स्टीन, तीसरा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट डहल, और चौथा ऑप्शन दिया है आमंड एवं पावेल। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन हो जाएगा लासवेल एवं कल्पनाएं। ठीक है, लासवेल एवं कल्पनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निम्न में से क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र में निम्न में से क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या शक्ति का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दिया है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दिया है संघर्ष व तनाव का अध्ययन, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर पहला क्या शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन है जो कैटेलिया के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र में है। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम अपना क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, चाहे आप नोट ना करें तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? देखिए, राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। क्या? यह किसने कहा है? कहने का मतलब यह कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है और कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। यह कथन किसका है? यानी यह किसने कहा है? तो ये आपका कहे हैं एम सर ने। कौन कहे हैं? तो एम सर। ऑप्शन नंबर दूसरा है एम सर जी महोदय ने कहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में क्या राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है और कुछ सत्य भी नहीं है तथा ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो यह आपसे पूछ देगा तो ये बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लोग के लिए, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो इसका एम सर्न ने क्या कहा था कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? जो राजनीतिक विज्ञान है वह केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया अरस्तु का, दूसरा ऑप्शन दिया प्लेटो का, तीसरा ऑप्शन दिया है पाल जेनेट का, या चौथा ऑप्शन दिया है लिकाक का। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। किसका है ये कथन? लिकाक का। लिकाक महोदय ने क्या कहा था कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। ठीक है, आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला दिया है कि हम दूसरे समाज विज्ञान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीतिक विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो इस कथन को कहे हैं आपके गवर्नर साहब ने। क्या कहे हैं? कौन कहा है? गवर्नर साहब ने कहे हैं कि हम दूसरे समाज विज्ञान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीतिक विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार की गणित के बिना यंत्र विज्ञान, ठीक है, और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का अथावत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो आप आसानी से मार दीजिएगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रहेगा कौन सा? गवर्नर। तो वही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय मनुष्य की मानसिक क्रियाओं एवं ब्रह्म व्यवहारों का अध्ययन करता है? क्या जो मनुष्य का, ठीक है, मानसिक क्रिया एवं ब्रह्म व्यवहारों का अध्ययन करता है वो कौन सा है? समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान या इतिहास? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन? मनोविज्ञान। क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा मनोविज्ञान है। वह क्या करता है? मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को मानसिक क्रिया एवं ब्रह्म व्यवहारों का अध्ययन करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाज विज्ञान, ठीक है, समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में किया गया था? ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है अमेरिका, दूसरा दिया है भारत, या तीसरा ऑप्शन दिया है कि रूस, या चौथा ऑप्शन दिया है जापान। तो जो समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किया गया था तो वो कहाँ पर किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका देश में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। यह कथन किसका है? यानी राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। क्या? राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन दिया है गवर्नर, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्राइस, और तीसरा ऑप्शन दिया है हरदयाल, और चौथा ऑप्शन दिया है सीले। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कौन? ब्राइस। कौन? ब्राइस महोदय ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विषय का यथार्थ से अधिक संबंध होता है? ठीक है, आदर्श से नहीं। कहने का मतलब कि इसमें कह रहा है कि किस विषय का यथार्थ से अधिक संबंध होता है, आदर्श से नहीं होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया इतिहास का, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक विज्ञान का, तीसरा ऑप्शन दिया है मनोविज्ञान का, चौथा ऑप्शन दिया है अर्थशास्त्र का। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही। किसका? मनोविज्ञान का यथार्थ से अधिक संबंध होता है, आदर्श से नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? कह रहा है कि अमेरिकन संघ और आधुनिक लोकतंत्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? ठीक है, अमेरिकन संघ और आधुनिक लोकतंत्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया ब्राइस, और दूसरा ऑप्शन दिया मस्ट स्केवी, और चौथा ऑप्शन दिया है जॉन गंथर, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? ब्राइस, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है, ब्राहिस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्राहिस। अमेरिकन संघ आधुनिक लोकतंत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ब्राइस महोदय ने की थी। किसने? ब्राइस महोदय ने। आपसे दे देगा क्वेश्चन में ब्राइस महोदय, तो आप आसानी से मार दीजिएगा ब्राइस महोदय को, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? अरस्तु पॉलिटिक्स, ठीक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स, और दूसरा ऑप्शन दिया है प्लेटो की रिपब्लिक, और तीसरा ऑप्शन दिया है माउंटेस्क्यू और स्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्लेटो की रिपब्लिक, क्या? प्लेटो की रिपब्लिक दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। क्या? प्लेटो की रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि अरस्तु ने संविधान के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? जो अरस्तु महोदय हैं संविधान के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किए हैं? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है तुलनात्मक पद्धति, दूसरा ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक पद्धति, और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रयोगात्मक पद्धति, और चौथा ऑप्शन दिया है दार्शनिक पद्धति। तो आपका जो तुलनात्मक पद्धति है वही अरस्तु ने संविधान के अध्ययन में पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है।
कि कौन सा पद्धति का, तो तुलनात्मक पद्धति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखिए, अब आ रहा है क्या, संख्याकी पद्धति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जो संख्याकी पद्धति के संबंध में है वो कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहला दिया है क्या, दर्शन के निकट, दूसरा ऑप्शन दिया है तथ्यों पर आधारित, और तीसरा ऑप्शन दिया है आंकड़ों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन दिया है विश्लेषण में सहायक, ठीक है। तो जो संख्या पद्धति के संबंध में नहीं है वो है दर्शन के निकट, क्या, दर्शन के निकट, ऑप्शन नंबर ए है, दर्शन के निकट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन परंपरागत उपागम नहीं है। क्या, परंपरागत उपागम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है दार्शनिक उपागम, और दूसरा ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक उपागम, और तीसरा ऑप्शन दिया है संस्थानिक उपागम, और चौथा ऑप्शन दिया है व्यवहारवाद, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद है, क्या है, व्यवहारवाद है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो गया, आपका सही होगा, ठीक है। जो परंपरागत उपगम नहीं है वो कौन सा है, व्यवहारवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्यवहारिक आंदोलन कब शुरू माना जाता है। जो व्यवहारिक आंदोलन, व्यवहारवादी आंदोलन है, सॉरी व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी आंदोलन कब शुरू माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या दूसरे विश्व युद्ध से पहले, या दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्या, व्यवहारवादी आंदोलन का शुरू माना जाता है। कब, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। अब देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक निम्न में से किसने किया था। जो उत्तर व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद, क्या, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन निम्न में से कौन किया था, ठीक है। तो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन दिया है मार्क्स, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्टेन, और चौथा ऑप्शन दिया है बर्लिन, ठीक है। तो ये स्टेन महोदय हैं, वही उत्तर व्यवहारवाद का समर्थन किए थे, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक का रचनाकार निम्न में से कौन है। जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक का है उसके रचनाकार इनमें से कौन है। ग्राहम वालिस, पहला ऑप्शन दिया ग्राहम वालास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जॉन लॉक, और तीसरा ऑप्शन दिया एडम स्मिथ, और चौथा दिया है आर्थर वेटल, ठीक है, वेटले। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा क्या, ग्राहम वालास, जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक के रचनाकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। जो व्यवहारवाद है उसकी विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। क्या, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, क्या, मानव का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, या मूल्य, दूसरा ऑप्शन दिया मूल्य पर बल, तीसरा ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक पद्धति, चौथा ऑप्शन दिया है अंतरशास्त्रीय अध्ययन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है मूल्यों पर बल, वही है आपका ऑप्शन, क्या, व्यवहार विशेषता नहीं है, ठीक है, व्यवहारवाद विशेषता नहीं है। अब देखिए, व्यवहारवाद और वादी और उत्तर व्यवहारवादी, यानी उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान निम्न में से किस पद्धति को अपनाता है। क्या, अपनाता है, ठीक है। व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में से निम्न में से किस पद्धति को अपनाता है। पहला ऑप्शन दिया है क्या, ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन दिया है दार्शनिक, और तीसरा ऑप्शन दिया है मानवीय, चौथा ऑप्शन दिया है विश्लेषणात्मक, क्या, विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा सही, क्या, विश्लेषणात्मक, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे क्या कह रहा है अगला, तो कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान माना जाता है, ठीक है, कौन सा विद्वान माना जाता है, ठीक है, विषय क्षेत्र मानता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम। अब देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों में मूल्यों के अधिकार वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र मानता है। क्या, कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र मानता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कैटलिन, और दूसरा ऑप्शन दिया है डहल, दूसरा ऑप्शन दिया है डहल, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्टीन, और चौथा ऑप्शन दिया है बेनफील्ड। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, स्टीन। स्टीन महोदय क्या है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों के मूल्यों के अधिकार वितरण को विषय क्षेत्र मानते हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है क्या, कह रहा है कि ओड गार्ड, क्या ओड गार्ड राजनीतिक विज्ञान निम्न में से कौन सा विषय क्षेत्र बताते हैं। जो ओड गार्ड राजनीतिक विज्ञान का है, निम्न में से कौन सा विषय क्षेत्र बताते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है शक्ति का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन दिया है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दिया है संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन दिया है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही, क्या, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागित्व का अध्ययन है, यह कथन निम्न में से किसका है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वो शक्ति के निर्धारण और सहभागित्व का अध्ययन है, जो यह कथन कहा है वो किसने कहा है। पहला ऑप्शन दिया है लॉस बेल एवं कल्पना, दूसरा ऑप्शन दिया है डेविड स्टीन और तीसरा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ए डहल और चौथा ऑप्शन दिया है आमंड एवं पावेल। तो ये आपका पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, लॉस बेल, पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉस बेल एवं कल्पनाएं। ठीक है, तो ये लॉस बेल कल्पनाएं पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध है, यह कथन किसने निम्न में से किसका है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध है, यह कथन किसने कहा था। तो आप कहिएगा कि ये रॉबर्ट ए डहल ने कहा था। कौन, रॉबर्ट ए डहल ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है, राजनीतिक विज्ञान का शक्ति और शासन अथवा सत्ता से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है। जो मूल्य तटस्थता है निम्न में से किसकी विशेषता है। तो व्यवहारिकवादियों की, किसकी, व्यवहारवादियों की मूल तटस्थता व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब देखिए कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो किस पे बल देता है। पहला दिया है उपादेयता पर, दूसरा ऑप्शन दिया है कृति पर, तीसरा ऑप्शन दिया है उपादेयता एवं कृति दोनों पर और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से किसी पर भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा कौन, उपादेयता एवं कृति दोनों पर। किस पे, उपादेयता एवं कृति दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, क्या, स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, यह धारणा निम्न में से किसकी है। धारणा निम्न में से किसकी है कि स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है बहुलवादियों की, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यवहारवादियों की, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तर व्यवहारवादियों की और चौथा ऑप्शन दिया है उदारवादियों की। तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवादियों की, क्या, व्यवहारवादियों की। ठीक है, व्यवहारवादियों की ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। ठीक है, व्यवहारवादियों की। जो स्पष्ट होने से गलत है स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है वो किसका है, व्यवहारवादियों की। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है उत्तर व्यवहारवादियों की, आप कंफ्यूज मत हो गइएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगति पूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा स्पष्ट होने का अधिक अच्छा है, या निम्न में से किसकी धारणा है। यानी जो असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा स्पष्ट होने का अधिक अच्छा है, या निम्न में से किसका धारणा है। तो पहला ऑप्शन दिया है बहुलवादियों की, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यवहारवादियों की और तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तरवादियों की और चौथा ऑप्शन दिया है मार्क्सवादियों की। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादियों की। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो, यह कथन किसका है। तो मैंने बताया है अभी कि ये कथन है एम शर्ण की। किसकी, एम शर्ण की। ठीक है, एम शर्ण महोदय हैं, वो क्या कहें कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ नया भी नहीं है, कुछ सत्य भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं।
देखिए क्या दिया है कि कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विशेष क्षेत्र है। जो कैटलिन है उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। शक्ति का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन दिया है संघर्ष व तनाव का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो कैटलिन है उनके अनुसार शक्ति का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का विशेष क्षेत्र है। किसका? शक्ति का अध्ययन, ठीक है, कैटलिन के द्वारा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे वाला यहाँ पर दिया है बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग को दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि राज्य का सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, यानी राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? अरस्तु के द्वारा दी गई थी, या सिसरो के द्वारा, या गवर्नर के द्वारा? तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, तो आप मारिएगा गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। अब यहाँ पर दिया है सरकार किसका आवश्यक तत्व है, क्या सरकार किसका आवश्यक तत्व है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, राज्य का। जो सरकार है वो किसका आवश्यक तत्व है? तो सरकार का, राज्य का, ठीक है। देखिए प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जो प्लेटो महोदय हैं उनके अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040। कितनी? 5040 होनी चाहिए। ये कहते हैं कि राज्यों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कह रहा है कि राज्य का वह विशिष्ट तत्व कौन सा है जो उसे दूसरे अन्य संगठनों से अलग करता है? क्या? अन्य संगठनों से अलग करता है। तो पहला दिया है जनसंख्या और संप्रभुता सरकार, यानी ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो संप्रभुता। कौन सा? संप्रभुता राज्य का विशिष्ट तत्व है जो उसे अन्य संगठनों से अलग करता है, ठीक है। अब चलिए देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन राज्य है? अब बताइए इसमें कौन राज्य है और कौन? तो इसमें से आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि संयुक्त पहला राजस्थान है, ठीक है, नेपाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और दिया यहाँ पे राष्ट्रमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर नेपाल। नेपाल क्या है? राज्य है, ठीक है। कह देगा ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? नेपाल, ठीक है, नेपाल। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा नेपाल राज्य है, इतने में ऑप्शन में से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? ये बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आपसे ये पूछे जाने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, कौन है? अरस्तु कह रहे हैं, अरस्तु या रूसो या प्लूटो या मैकी या वेली। देखिए तो आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान थे, तो वो आपका हो जाएगा मैकी या वेली, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है, मैकी या वेली, ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के लिए पॉलिश शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक है कौन है? तो यहाँ पर देखिए रोमन, ईसाई, यूनानी या अंग्रेज, यानी जो राज्य के लिए पॉलिश शब्द का प्रयोग करने वाला दार्शनिक है वो कौन है? रोमन है या ईसाई है या यूनानी या अंग्रेज? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनानी। क्या? पॉलिश शब्द का यूनानी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? क्या? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है दैवी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है शक्ति सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है मार्क्सवादी सिद्धांत। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? दैवी सिद्धांत। राज्य की ऐतिहासिक या विकसित कहाँ गया? सिद्धांत हाँ यहाँ पे है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय सिद्धांत। क्या? दैवीय सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? जो सामाजिक समझौता हुआ था उस सिद्धांत के समर्थक में कौन कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है हॉबेस लॉक्स रूसो, यानी हॉबेस लॉक रूसो, और दूसरा ऑप्शन दिया बेनथम, और तीसरा ऑप्शन दिया ग्रीन, और चौथा ऑप्शन दिया है लेनिन। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स लॉक्स रूसो, मतलब ये तीनों क्या थे? सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक में थे, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है सोशल
कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हॉब्स, और दूसरा ऑप्शन दिया लॉक, तीसरा ऑप्शन दिया रूसो और चौथा ऑप्शन दिया मार्क्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा रूसो। ठीक है, रूसो। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत कौन सा है? तो दिया है दैव सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक समझौता सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा, ऐतिहासिक सिद्धांत। क्या? ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए अगला है, कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसमें से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? कौन सा? तो दिया पहला ऑप्शन की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया सामाजिक समझौता का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन दिया शक्ति का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया विकासवादी का सिद्धांत। तो इसमें से आपका हो जाएगा चौथा नंबर, विकासवादी का सिद्धांत। किसका है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हॉबेस की प्रसिद्ध, क्या? हॉबेस की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधित विचार लिखे। ठीक है, विचार लिखे हैं का नाम है। ठीक है, का नाम है। जो हॉब्स प्रसिद्ध रचना है जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधित विचार लिखे हैं का नाम क्या है? दी प्रिंस या रिपब्लिक? क्या दी प्रिंस या रिपब्लिक, या लेवी याथन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेवी याथन, ऑप्शन नंबर तीसरा, लेवी याथन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत पर का आधार है? यानी राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आधार है? ठीक है, तो इसमें दिया है ऑप्शन का दैवीय सिद्धांत, दूसरा दिया है विकासवादी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है शक्ति का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है हॉब्स का सामाजिक संविदा का सिद्धांत। तो इसमें से हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा, ठीक है, दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका कि जनता के प्रतिनिधि, पहला ऑप्शन दिया है जनता के प्रतिनिधि और उसके प्रति उत्तरदायी, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसी के प्रति उत्तरदायी है, और तीसरा ऑप्शन दिया है जनता का सेवक, यानी चौथा ऑप्शन दिया ईश्वर का अनुचर और सेवक उसका जिसका प्रमुख कर्तव्य जनता का कल्याण। यानी जो राजा है वो दैविक सिद्धांत के अनुसार उस राजा का क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा, ईश्वर के प्रतिनिधि और उसके प्रति उत्तरदायी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यय स्वराज है, यानी राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यय स्वराज है, शासकीय सत्ता का विरोध करना पाप है, इसका प्रतिपादक कौन है? यानी जो राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यय स्वराज है उसका प्रतिपादक कौन है? तो देखिए इसमें दिया है आपका कि मनु, पहला ऑप्शन दिया है मनु, दूसरा ऑप्शन दिया अगस्त्य, तीसरा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट प्रिलमर, ठीक है, प्रिलमर, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रॉबर्ट प्रिलमर है, वही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, रॉबर्ट प्रिलमर। ठीक है, वही कहते हैं कि राजा ईश्वर शक्ति का प्रत्यय स्वराज है, शासकीय सत्ता का विरोध करना पाप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि राजा और ईश्वर, क्या राजा और ईश्वर में उतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है। ठीक है, राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया है मैकियावाली, दूसरा ऑप्शन दिया है जेम्स प्रथम, और तीसरा ऑप्शन दिया है कल्विन, और चौथा ऑप्शन दिया है रॉबर्ट फिल्मर। ठीक है, तो इसका जेम्स प्रथम जो है वही है, कहे हैं क्या कि राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ही ईश्वर है। ठीक है,
आप देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार, ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार इस वाक्य को पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है। तीसरा ऑप्शन दिया है राज्य समझौता का परिणाम, और चौथा ऑप्शन दिया है राज्य सतत विकास का परिणाम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा, राज्य सतत विकास का परिणाम, यानी ऐतिहासिक या विकासवादी के सिद्धांत के अनुसार राज्य सतत विकास का परिणाम है, ठीक है। इसे कह सकते हैं ऐसे। अब देखिए कह रहा है कि विकासवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। जो विकासवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक हैं इनमें से कौन है, ठीक है। तो पहला दिया हॉबस और लॉक, दूसरा ऑप्शन दिया प्लेटो और अरस्तु, तीसरा ऑप्शन दिया बर्गेस और लिकाका, और चौथा ऑप्शन दिया है लेनिन और मार्क्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या बर्गस और लिकाका, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई है। पहला ऑप्शन दिया पैतृक एवं मातृक सिद्धांत, ठीक है, पैतृक एवं मातृक सिद्धांत, और दूसरा ऑप्शन दिया है दैवी सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन दिया है मार्क्सवादी सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा क्या, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। आप लोग इसको चौथा ऑप्शन को मारिएगा, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रति सत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है, यानी जो राज्य की उत्पत्ति का प्रतीक सत्तात्मक है उस सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सर हेनरीमैन, क्या सर हेनरीमैन, दूसरा ऑप्शन दिया है मैकलिवन, और तीसरा ऑप्शन दिया है जैक्सन, चौथा ऑप्शन दिया है मार्गन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सर हेनरीमैन, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, सर हेनरीमैन, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। क्या वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक समझौता सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभर हस्तक्षेप राज्य का संबंध निम्न में से किस शताब्दी में हुआ। क्या लोक कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेप राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरा हस्तक्षेप राज्य का संबंध निम्न में से किस शताब्दी से है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या 12वीं शताब्दी, क्या 12वीं शताब्दी, और दूसरा ऑप्शन दिया है 13वीं शताब्दी, और चौथा ऑप्शन दिया है 17वीं शताब्दी, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन दिया है चौथा ऑप्शन दिया है 18वीं शताब्दी, और तीसरा ऑप्शन दिया है 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा 17वीं शताब्दी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिक के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करता है। यह कथन निम्न में से किसका है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है क्या मैकाइवर का, दूसरा ऑप्शन दिया लॉस्की का, तीसरा ऑप्शन दिया अब्राहम का, चौथा ऑप्शन दिया है कांट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा वाला कांट का। जो कांट है वही कहे थे कि लोक कल्याणकारी राज्य का वह राज्य है जो अपने नागरिकों की सामाजिक सेवा प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता नहीं है। अब बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया है राज्य जन कल्याण की देख रेख करता, और दूसरा ऑप्शन दिया व्यक्ति
के व्यक्तित्व का सम्मान करता। और तीसरा ऑप्शन दिया है करों का एकत्रित कर शासकों के कल्याण का ध्यान रखता। और चौथा ऑप्शन दिया है जन साधारण के साथ संपर्क बनाता। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, करों को एकत्रित कर शासकों के कल्याण का ध्यान रखता। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या कि उदारवादी राज्य की निम्न कार्य सौंपते हैं। क्या उदारवादी राज्य को निम्न कार्य सौंपते हैं? कौन कौन से कार्य सौंपा जाता है? तो देखिए इसमें से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है कल्याणकारी, दूसरा ऑप्शन दिया है समाजवादी, तीसरा ऑप्शन दिया है कल्याणकारी व समाजवादी दोनों, या चौथा ऑप्शन में दिया है न तो कल्याणकारी और न ही समाजवादी। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? कल्याणकारी। ठीक है, उदारवादी राज्यों के निम्न में से कार्य सौंपते हैं तो कौन सा? कल्याणकारी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ठीक है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? जो समाजवादी राज्य है वो निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो इसमें दिया है राज्य एक अच्छी संस्था है। ठीक है, आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राज्य एक अच्छी संस्था है, वही क्या है? आपका समाजवादी राज्य का रूप है। ठीक है, अब अगला देखिए कि मैकाइवर, ठीक है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? क्या निम्न में से कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? तो मैकाइवर के अनुसार साहित्यिक व कला पर नियंत्रण कार्य नहीं करना चाहिए। साहित्य व कला, क्या साहित्य व कला पर नियंत्रण कार्य नहीं करना चाहिए? अब देखिए आगे देखते हैं, मैकाइवर के अनुसार राज्य कौन सा रूप है, यानी राज्य का कौन सा रूप है? जो मैकाइवर के अनुसार निम्न में से राज्य का कौन सा रूप है? जैसे दिया है आदेश, क्या? राज्य आदेश देने वाला संस्था, दूसरा राज्य सेवा करने वाला संस्था, तीसरा राज्य धर्म प्रचार करने वाला संस्था, चौथा ऑप्शन राज्य युद्ध करने वाला संस्था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्या? कानून व्यवस्था। ठीक है, राज्य सेवा करने वाली संस्था। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा ये दिया है, राज्य सेवा करने वाली संस्था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वुडरो विल्सन के अनुसार, क्या वुडरो विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? यानी राज्य का ऐच्छिक कार्य। तो पहला ऑप्शन दिया है कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना और मनुष्य द्वारा किए गए समझौते का पालन करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा श्रम कानून बनाना। ठीक है, वो वुडरो विल्सन के अनुसार जो राज्य का कार्य ऐच्छिक कार्य है वो क्या है? श्रम कानून बनाना। क्या? श्रम कानून बनाना। ठीक है, अब देखिए अगला है कि विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? जो विल्सन महोदय हैं उनके अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? तो न्याय दिलाना। क्या? राज्य का कार्य क्या है? न्याय दिलाना। ठीक है, हो गया। अब चलिए अब इधर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता की संज्ञा, क्या? क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यह किसने कहा था? समाज संघ हो तो इसलिए सत्ता भी संघीय होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो लॉस्की महोदय ने कहा था, लॉस्की महोदय ने। ठीक है, अब देखिए कानून प्रभुसत्ता का निम्न में से कौन सा एक समर्थन है? जो कानून प्रभुसत्ता है वो निम्न में से कौन सा एक समर्थक है? तो ऑस्टिन। कौन? ऑस्टिन। ठीक है, अब देखिए कानून संप्रभुता का आदेश यह किसने कहा था? तो कानून संप्रभु का आदेश वो क्रैब ने किया था। ठीक है, किसने कहा था? क्रैब ने कहा था। कानून संप्रभुता का आदेश किसने कहा था? क्रैब ने। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को सिद्धांत का प्रचार किया है? निम्न में से, क्या? निम्न में से तत्वराज, निम्न कौन सा है? निम्न में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किया है? तो रूसो ने। कौन? रूसो ने। ठीक है, किसका?
लोकप्रिय प्रभु सत्ता का सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? तो रूसो ने। कहेंगे आप क्या? रूसो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से नाम मात्रा की प्रभुसत्ता का अस्तित्व है। जो निम्न में से नाम मात्रा प्रभुसत्ता का अस्तित्व है वो कौन सा है? तो नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि निम्न नाम मात्रा की प्रभुसत्ता अस्तित्व कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे? नेपाल में। ठीक है, देखिए अगला है कि निम्न प्रभुसत्ता का प्रतिबंध है। क्या? प्रतिबंध है, मतलब जो निम्न में से प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध है? कानून बनाने की शक्ति या बाहरी प्रभाव से मुक्त। अगला है संवैधानिक नियम, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या? आंतरिक सर्वोच्चता। तो इसमें हो जाएगा आपका संवैधानिक नियम। क्या? संवैधानिक नियम। निम्न में से प्रभुसत्ता का एक प्रतिबंध है वो संवैधानिक नियम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि विभाजित, फिर विभाजित क्या? विभाजित प्रभुसत्ता निम्न एक समर्थक है। निम्न में से एक समर्थक है। क्या? डी टॉकविल। विभाजित प्रभुसत्ता का निम्न में से एक समर्थक है। कौन सा है? डी टॉकविल। ठीक है, आगे देखिए, निम्न तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठन में अलग करता है। निम्न तत्व राज्य को अन्य समुदाय से या संगठन से अलग करता है। तो प्रभुसत्ता। कौन करता है? प्रभुसत्ता जो है वो क्या कर देगा? समुदाय और संगठन में से किसी एक को अलग कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि प्रभुसत्ता अर्थात सॉवरेंटी शब्द निम्न में से किस भाषा सुपरनस से बना है? सुपरनेस से बना है। तो ये लैटिन भाषा से बना है। किससे? लैटिन भाषा से बना है। प्रभुसत्ता अर्थात सर्वेंट शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से बना है? तो सुपररेंस से बना है। सुपररेंस से बना है। कौन सा? लैटिन भाषा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि विधान पालिका का अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है आप लोग को। विधान पालिका का मुख्य कार्य है, जो विधान है वो का उसका मुख्य कार्य क्या है? तो कानून निर्माण करना। क्या? कानून का निर्माण करना विधान पालिका का। देखिए कानून का अंग्रेजी शब्द निम्न में से निकलता है। जो कानून है उसका अंग्रेजी शब्द निम्न में से निकलता है। तो क्या? लॉन्ग। क्या? लॉग। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या? लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट करना या सुनिश्चित करना या सबल बनाना या सहन करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कह रहा है कि कानून शब्द क्या? कानून शब्द का शिशु ही नहीं वरन उसका जनक भी है। यह शब्द किस विद्वान के हैं? किस विद्वान के हैं? तो इसमें दिया है मैकईवर। क्या? मैकईवर। ठीक है, इन्हीं का है। कानून शब्द राज्य का शिशु नहीं है वरन उसका जनक भी है। ठीक है, तो ये कौन कहे थे? मैकईवर। ठीक है, अगला देखिए आपका है बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसको एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, कानून उच्चतर द्वारा निरंतर को दिया गया एक आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने की है? तो इसमें दिया है ऑस्टिन ने। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑस्टिन ने किया है। किसने किया है? तो कानून का उच्चतम द्वारा निरंतर को दिया गया एक आदेश है वो कानून परिभाषा किसने की है? तो ऑस्टिन ने। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्न कानून की विशेषता नहीं है, यानी निम्न कानून की विशेषता नहीं है। तो समीपता। क्या? समीपता ये कानून की विशेषता एकदम ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, निम्न कानून का स्रोत नहीं है। क्या? निम्न में से कानून का कोई स्रोत नहीं है। देखिए, रीति रिवाज, धर्म, समिति या शिक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द शिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न, पहले इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि निम्न को न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। क्या? निम्न को न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। ठीक है, रीति रिवाज, ठीक, न्याय का निर्णय,
न्यायिका निर्णय या जनमत या सामान्य नीति, ठीक है। तो इसका न्यायिका निर्णय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यायिका निर्णय, न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत का निम्न एक समर्थक है, क्या निम्न एक समर्थक है, वो कौन है, तो ऑस्टिन महोदय हैं, क्या, ऑस्टिन महोदय, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है। निम्न कानून के ऐतिहासिक सिद्धांत का एक समर्थक है, निम्न कानून का के ऐतिहासिक सिद्धांत का एक समर्थक है। तो इसमें दिया है पाउंड और विलोबी और हेनरी मैन और कांटे। तो इसमें हेनरी मैन है, वो क्या है, कानून ऐतिहासिक सिद्धांत का एक समर्थक है, ठीक है। अब देखिए अगला है, निम्न कानून का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, क्या, निम्न कानून का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, किससे है, तो राष्ट्रीय कानून, क्या, राष्ट्रीय कानून, दूसरा ऑप्शन दिया अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा ऑप्शन दिया है सर्वोच्च कानून और चौथा ऑप्शन दिया सामान्य कानून। तो ये वाला आपका कथन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है। जो कानून का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, तो वो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को कहा जाता है। जो राज्य होता है अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा उसके द्वारा जारी आदेश को क्या कहा जाता है, तो अध्यादेश, क्या कहा जाता है, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश, ऑप्शन नंबर पहला सही, अध्यादेश। अब देखिए निम्न अच्छे कानून का लक्षण नहीं है, निम्न में से अच्छे कानून का लक्षण नहीं है, तो जटिलता, क्या, जटिलता, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कानून नैतिक को अलग अलग रखता है, क्या, कानून नैतिक को अलग अलग रखता है, तो मैकियाविल, क्या इसमें से मैकियाविल है, वो क्या कानून को अलग अलग नैतिक, मतलब कानून व नैतिक को क्या करता है, अलग अलग रखता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि कानून का आधार होना चाहिए, क्या, कानून का आधार होना चाहिए जनमत से, क्या, जनमत से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो आप लोग को अगर ये हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ हर सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।